हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस चैनल पर आपके लिए हम साइंस की प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। इसके ऑलरेडी बहुत सारे अभी तक प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 43 प्रैक्टिस सेट अभी तक दिए जा चुके हैं इस चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं पहले से। जिन लोगों ने भी वो प्रैक्टिस सेट नहीं किया है वो वहाँ जाके देख सकते हैं, उसे कर सकते हैं। आज इसमें हम आपको पहले से ही हमने चैप्टर्स आपको बता दिए थे कौन कौन से चैप्टर हैं। जनरली ये आपका रीड एंड रिवाइज सीरीज चल रहा है और इसमें आपका मैकेनिक्स से आज बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, तो आप मैकेनिक्स एक बार पढ़ लीजिएगा जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा। और आज क्वेश्चन कीजिए। सबसे आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितना करेक्ट किया है। 20 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, उसमें से आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ आपको प्रोवाइड दिए जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। वहाँ से आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। वहाँ से आप देख के ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो चीज़ें होती हैं, आप पहले से भी जानते हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई पार्टिकल अगर किसी पॉइंट से चला और मान लीजिए ये फिर से यहाँ तक पहुँचा, तो इनके और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या जो स्ट्रेट लाइन कह लीजिए दो पॉइंट्स के बीच, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये जो टोटल पाथ कवर्ड होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो ये एक सदिश राशि है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। वेलोसिटी भी आपकी सदिश राशि है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं। फोर्स भी एक सदिश राशि है, क्योंकि डायरेक्शन में मतलब फोर्स जो होता है आप जानते हो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी आपका एक सदिश राशि है, तो फोर्स भी आपका सदिश राशि है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। जो उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो ये एक अदिश राशि है, ये सदिश नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्न में से कौन सदिश राशि है। इसके ऑप्शंस हैं टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक सदिश राशि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। ऑप्शंस हैं फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब इसमें देख लीजिए, फोर्स आपको पहले ही बता दिया है मैंने कि वो एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। प्रेशर जो है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया को जनरली कहा जाता है। फोर्स तो वेक्टर होता है लेकिन एरिया आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, तो इसीलिए प्रेशर को कहा जाता है अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। गति और मोमेंटम के अनुपात से क्या प्राप्त होता है। इसके ऑप्शंस है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स। अब देखिए, मोमेंटम जो है उसको जनरली पी से डिनोट किया जाता है, तो पी जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी क्या होगा। तो ये आप जानते हो कि ये वेलोसिटी जो है इधर आ गई है, दैट मीन्स ये मास होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ विंड इज। हवा की ऊर्जा किस तरह की होती है या क्या होती है। इसके ऑप्शंस है वनली पोटेंशियल, वनली काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो हवा जानते हो आपकी मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर होते हैं, और ये गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं, कभी भी अस्थिर एक जगह पे नहीं रुकते हैं। तो इसलिए हवा में जो होता है
गति होती है और गति होगा तो वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी होगी तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डेवलप करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओनली काइनेटिक। अगला क्वेश्चन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे हम क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ग्रेविटी, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड पार्टिकल मोशन। तो न्यूटन ने अपने पहले नियम में इनर्शिया के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करती है, या फिर अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया। तो उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था अपने पहले नियम में। सेकेंड लॉ जो था उसमें उन्होंने फोर्स के कॉन्सेप्ट को बताया था कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। F=ma जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से दिया हुआ है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। याद रखिएगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाते हैं, हमेशा जब भी इस तरह के प्रैक्टिस सेट लेकर बैठो तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठो और यहाँ सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विथ। स्टैटिक साइंस किस चीज़ से रिलेटेड होता है? तो इसके ऑप्शंस है डायनेमिक सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ रेस्ट, मेंटल सिचुएशन और डाटा एनालाइजिंग। जब भी मैं क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ूँ तब तक आप आंसर देख लीजिए और जो करेक्ट है आंसर से मैच कीजिएगा। करेक्ट आंसर आप जितना भी करेक्ट करोगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमने कोई किस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, उसका लेवल क्या है और हमें आगे चल के और किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, तो ये सिचुएशन ऑफ रेस्ट के बारे में बताता है स्टैटिक साइंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, द लॉ वाज गिवन बाय। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया है? इसके ऑप्शंस हैं न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बोर और हाल्डेन। तो आप जानते हो कि ये जो है ये थर्ड लॉ है न्यूटन्स का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या है? हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, न्यूटन। न्यूटन ने दिया था ये लॉ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शंस हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो वॉशिंग मशीन जो है वो काम करता है बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन पे, जिसका करेक्ट आंसर है 1। सेंट्रीफ्यूज करता है, जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो आप वो मतलब क्लोथ्स जो होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन पे वॉशिंग मशीन को बनाया गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला है द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू। दूध से क्रीम जो है वो किसके कारण अलग होता है? इसके ऑप्शंस हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको बता दूं मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा होता है, तो इस केस में अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये क्रीम जो है क्योंकि ये बाहर की तरफ आता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर आता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। दूध से मिल्क सेपरेशन जो मिल्क से जो क्रीम सेपरेशन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। अगला है हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? इसके ऑप्शंस हैं चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन और जॉन एडम्स। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली हम गलती क्या करते हैं कि पहले हमने देखा न्यूटन है, फटाक से हम न्यूटन को मार देते हैं और इस केस में हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस तरह के ऑप्शंस जहाँ भी हो तो नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइजैक न्यूटन करेक्ट नेम है, चार्ल्स न्यूटन नहीं, आइजैक न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बताया था सबसे पहले, उन्होंने न्यूटन
का आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा कि उन्होंने सेब के पेड़ के पास बैठे हुए थे, उन्होंने देखा सेब को गिरते हुए, उसके बाद उन्होंने बताया कि कोई ऐसी पावर होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है अर्थ में, और इसे ही उन्होंने ग्रेविटी का नाम दिया था कि ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर सारी चीज़ें उससे अटैच्ड रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम एबव इट वेट्स रिमेन्स। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो उस समय उसका वेट कैसा होता है? इसके ऑप्शंस हैं 0, सेम, चेंज एंड नन। तो आपको बता दें, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही होती है तो उस समय उसके पास कोई ना कोई एक मास होता है और उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है, ये स्मॉल जी। अब ना ही ये जी चेंज करता है और ना ही ये एम चेंज करता है, तो उसका वेट जो होगा, क्योंकि वेट आप जानते हो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वेट एक तरह का फोर्स होता है जिसे हम एम जी से डिनोट करते हैं। तो ये कभी भी बदलता नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो मास होगा वो नहीं बदलेगा, ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर जाए, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो भी समान होगा। अगर आप एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर देते हैं तो अगर रेसिस्टेंस लगेगा तो उस केस में वेट बदल जाएगा, लेकिन अगर रेसिस्टेंस कम लगेगा तो उस केस में वेट हमेशा सेम रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एनीबॉडी इज। किसी व्यक्ति का भार कैसा होता है? तो सेम एट एवरी प्लेस एंड ऑन अर्थ सरफेस, मैक्सिमम एट पोल्स, मोर ऑन इक्वेटर, मोर ऑन माउंटेन्स देन इन प्लेन्स। तो ये आप जानते हो कि वेट का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये जो जी होता है ये मैक्सिमम होता है पोल्स पे और मिनिमम होता है इक्वेटर पे। तो जी जब बदलेगा तो जो भी मनुष्य हो या कोई भी वस्तु हो, किसी भी चीज़ का वेट जो है वो बदल जाएगा। तो मैक्सिमम होगा कहाँ पे? पोल्स पे, और मिनिमम होगा इक्वेटर्स पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, मैक्सिमम एट पोल्स। अगला क्वेश्चन है, वेटलेसनेस इज। वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 0 ग्रेविटी, व्हेन ग्रेविटी डिक्रीजेज इन वैक्यूम, एंड नन। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वेटलेसनेस दैट मीन्स कि 0 ग्रेविटी होना चाहिए। जब ग्रेविटी वहाँ पे 0 हो जाएगी तो वेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। सिंपली आप देख रहे हो कि वेट mg के बराबर है, मास तो 0 नहीं हो सकता है किसी भी बॉडी का। तो अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो उस केस में वेटलेसनेस फील होता है, और ये तब होता है जब जितना ग्रेविटी नीचे लग रहा हो उतना ही एक्सेलरेशन अगर हम ऊपर प्रोवाइड कर दें तो उस केस में वेटलेसनेस फील होता है। तो ये 0 ग्रेविटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज़ ड्यू टू। पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट किसके कारण घूमता है? इसके ऑप्शंस हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप जानते हो कि अर्थ के चारों तरफ, ये आपका अर्थ हो गया और इसके चारों तरफ इस तरह से ऑर्बिट होता है और इसमें सैटेलाइट घूमते रहता है। तो ये इसलिए घूमता है, ब्रह्मांड तो बहुत ज़्यादा है, घूमते घूमते पता चले भाग गया, तो ऐसा नहीं होता है, इधर उधर कहीं भी नहीं जाता है, ये सेंटर से कनेक्टेड रहता है। और अभी अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है जिसके कारण ये अर्थ के चारों तरफ घूमते रहता है, और इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला है द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आप जानते हो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2π√L/g। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, ये तो आपका कांस्टेंट है तो होता है, और दूसरा हो गया लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा 2π√L/g, ये फॉर्मूला होता है। अगला है पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन। घड़ी पेंडुलम कब बहुत तेज़ चलता है?
तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, तो टाइम पीरियड मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में घड़ी जो है वो स्लो चलेगी। टाइम पीरियड अगर कम हो तो घड़ी जो है वो फास्ट चलेगी। ये लिख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगा, और टाइम पीरियड घटेगा तो घड़ी फास्ट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड घटेगा कब? जब लेंथ घट जाए, और लेंथ घटेगा विंटर्स में, ठंडे टाइम में। इसके ऑप्शंस हैं समर, विंटर, स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन। तो समर में तो लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगा। लेकिन ठंडियों के टाइम में टाइम पीरियड स्लो हो जाता है, क्योंकि लेंथ जो है वो कम हो जाता है, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होगा तो घड़ी फास्ट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गलत होता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। मैंने जिस तरह से बताया है आप इसे नोट कर लीजिएगा। अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज़, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी कहने का मतलब है कि अगर किसी पार्टिकल को आप अर्थ से भेजते हो तो कितने वेलोसिटी से भेजो कि अर्थ के ग्रेविटी से वो बाहर चला जाए। इसके ऑप्शंस हैं 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है 4, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से अगर किसी पार्टिकल को आप अर्थ सरफेस से भेजते हो तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल से, मतलब अर्थ के इन्वायरमेंट से बाहर चला जाता है स्पेस में। तो इसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलाकार क्यों होती है? इसके ऑप्शंस हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिक्विड की कोई ना कोई डेंसिटी ज़रूर होगी, उसमें कुछ न कुछ सरफेस की वजह से टेंशन लग रहा होगा, सरफेस टेंशन इसको कहते हैं। तो बूंद जो है वो गोलाकार इसलिए होती है क्योंकि उस पर हाई सरफेस टेंशन लग रहा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन होने की वजह से ये स्फेरिकल यानी कि गोलाकार बन जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज, सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो किस तरह का होता है? इसके ऑप्शंस हैं मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए अगर ये सोप बबल है, इसके अंदर का प्रेशर अगर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लगेगा ज़्यादा और ये सोप बबल फूट जाएगा। तो सोप बबल बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। तो प्रेशर इनसाइड सोप बबल जो है वो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका क्वेश्चन है केरोसिन राइजेज इन द विक ऑफ स्टोव इज़ ड्यू टू। मान लीजिए केरोसिन से आप जो दिया जलाते हो या स्टोव जलाते हो उसमें केरोसिन ऊपर जो चढ़ता है वो किसकी वजह से चढ़ता है? क्यों ऐसा होता है कि ऑयल जो है वो नीचे रखा हुआ है और सिर्फ उसमें जो बत्ती लगी होती है, विक मतलब उसकी बत्ती कहते हैं, तो इसके थ्रू ये ऊपर चढ़ता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सरफेस टेंशन एंड बायोजेन कॉन्ट्रैक्शन। इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नहीं बता पाए तो मैं अगले प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर आपको बता दूँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसके आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जो भी चीज़ें हम लेकर आपके लिए आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसे देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।